अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अफ़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट। आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट आर रेडिएशंस, व्हाट इज़ रेडियोएक्टिविटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। आज इन टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस टेक प्लेस इन एन एटम। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस जो होते हैं एटम के अंदर, उसकी जो स्टडी होती है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं और वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास और जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ऐसा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होता है या ऐसा जिसे कह सकते हैं हम डिके प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट करता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी की। इसे डिसइंटीग्रेशन या डिके प्रोसेस जिसके अंदर एक अनस्टेबल हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का या एलिमेंट का, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे कि रेडिएशंस क्या होते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के दौरान एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो रेडिएशंस जो इमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं या वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं और ये एक्सेस अमाउंट में इमिट करते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडिएशंस को, जिसे एक्सेस अमाउंट में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट करता है। अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रदरफोर्ड ने 1902 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए और ये देखने के लिए कि कितनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं। उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो कि कंटिन्यूसली हमारे पास रेडिएशंस इमिट कर रहा था। यहाँ पे उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो कि रेडिएशंस क्या कर रहा था, इमिट। अब उसने यहाँ पर दो चार्ज प्लेट लगाई जिसके ज़रिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। अब एक जो हमारी प्लेट थी वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज, और दूसरी जो प्लेट थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी। आगे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिस पर ल्यूमिनेंस शो होगा कि जो भी रेडिएशंस उस पर फॉल कराएंगी। तो इसमें ये था कि उसने यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट कर रहा था। अब उसने ये नोट किया कि जैसे ही ये रेडिएशंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो यहाँ पे तीन तरह की रेडिएशंस उसे दिखाई दी। कुछ जो रेडिएशंस थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई। यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट जो है वो स्क्रीन उसने लगाई थी ये डिटेक्ट करने के लिए। तो उसने देखा कि कुछ जो रेडिएशंस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं या बेंड हो रही हैं। उसने कहा था कि ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनको नाम दिया गया कि ये क्या है, अल्फ़ा रेज हैं। अब ये तो फर्स्ट टाइप थी। अब उसने देखा कि दूसरी रेडिएशंस ऐसी थी जो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो रही हैं, बेंड हो रही है और स्क्रीन पे ल्यूमिनेसेंस शो कर रही है। तो उसने कहा क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही हैं तो इसका मतलब ये जो रेडिएशंस होंगी ये नेगेटिवली चार्ज होंगी, इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही हैं, बेंड हो रही हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज हैं इन्हें नाम दिया गया कि ये हैं हमारे पास बीटा रेज। अब उसने देखा कि थर्ड टाइप ऑफ रेज ऐसी हैं जिन पर कोई चार्ज प्लेट का इफेक्ट नहीं हुआ बल्कि उन्होंने स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल किया और स्क्रीन के ऊपर ल्यूमिनेसेंस शो किया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इन पर कोई डिफ्लेक्शन इन्होंने शो नहीं की तो ये जो हैं इन पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और इनको नाम दिया गया कि ये हमारे पास हैं गैमा रेज। अब हम इन रेज़ के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्फ़ा रेज़ की क्या नेचर होती है, गैमा रेज़ की क्या नेचर और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बीटा रेज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ा रेज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि ये नेचर में क्या होती हैं। अब जो अल्फ़ा रेज होती हैं ये नेचर में बेसिकली हीलियम न्यूक्लाई होते हैं। ये क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लाई, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। ठीक है, तो नेचर के अंदर ये हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं जो कि अब जब ये इमिट होते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेरी हाई वेलोसिटी होती है। अब क्योंकि देखा गया कि जो हीलियम के जो न्यूक्लाई होते हैं इनका मैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 4 यूनिट, तो और इनकी वेलोसिटी भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसीलिए ये किसी भी एलिमेंट के अंदर इंटेंसिव आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखा गया कि जो अल्फ़ा रेज हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका मैस ज़्यादा होता है इसलिए, और इनका चार्ज भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये ईजिली स्टॉप हो जाते हैं। पेपर अगर शीट ऑफ पेपर है तो उससे भी क्या हो जाते हैं? स्टॉप। तो इनकी लो पेनिट्रेशन पावर होती है। अब पेनिट्रेशन पावर का आपको पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन पावर किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी कि वो कितना किसी मैटर के अंदर एंटर हो सकता है, तो ये जो होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके क्या होता है? अब कोई भी रेडियोएक्टिव हमारा जो एलिमेंट होता है उसके अंदर जब अल्फ़ा डीके टेक प्लेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है उसको हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो अल्फ़ा होता है ये क्या होता है? हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब रेडियोएक्टिव डीके की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऐसा डीके प्रोसेस जिसके अंदर रेडियोएक्टिव हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फ़ा रेज को इमिट करें उसको बोला जाता है अल्फ़ा डीके प्रोसेस। अब अल्फ़ा डीके प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि जब किसी भी रेडियोएक्टिव या अनस्टेबल जो हमारे पास एलिमेंट है अगर उसके अंदर न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो अनस्टेबल से, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेरेंट एक न्यूक्लाइड है और ये क्या है? अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ये जब इसकी डीके प्रोसेस में आएगा तो ये डॉटर, एक तो डॉटर न्यूक्लाइड बना देगा और इसकी कोशिश होगी कि वो क्या हो? स्टेबल न्यूक्लाइड बनाए। और साथ में क्या इमिट होगा? हमारे पास अल्फ़ा रेज इमिट होंगी जो कि क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लाइड। अब इसमें एक चेंज आएगा अगर ये हमारे पास, अब आपको पता है कि जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं एलिमेंट की तो ऊपर आपका जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वहाँ पे एटॉमिक मास होता है और नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर एटॉमिक नंबर होता है। तो हीलियम अल्फ़ा डीके के अंदर क्या होगा कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ होगा बाय 2 यूनिट और आपका जो एटॉमिक मास होगा वो डिक्रीज़ होगा बाय 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि आपके पास हीलियम बन रहा है और इसका मास नंबर क्या है? 4 और एटॉमिक नंबर क्या है? 2। अब हम आगे बात करते हैं, एक रिएक्शन को देखते हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ा डीके हो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर अल्फ़ा डीके हो तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो आपने ये देखा कि अल्फ़ा डीके के अंदर जो एटॉमिक मास होगा वो डिक्रीज़ होगा बाय 4 यूनिट और एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा बाय 2 यूनिट। अब एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम 92 जिसका उसका एटॉमिक नंबर है 283, उसका क्या है? एटॉमिक मास। अब ये क्या है? हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लाइड है। जब इसके अंदर अल्फ़ा डीके होता है तो ये एक न्यू एलिमेंट बना देता है, डॉटर एलिमेंट, और ये क्या होता है? थोरियम। अब क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा डीके हो रहा है तो इसके अंदर क्या रिलीज़ होगा? अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये तो अब देखें कि ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा बाय 2 यूनिट। अब 92 माइनस 2 क्या रह जाएगा? 90। और इसी तरह जब 8 यूनिट एटॉमिक मास में से 4 यूनिट जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे तो ये रह जाएगा 234। तो इस तरह से आप अल्फ़ा डीके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने एक और बात जो यहाँ पे आपने जिस पर फोकस करना है वो ये है कि जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसके मुताबिक अगर एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 2 यूनिट तो आपका जो एलिमेंट होगा वो 2 पोजीशन लेफ़्ट पे पीरियोडिक टेबल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, 2 पोजीशन लेफ़्ट के अंदर, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट जो है 2 पोजीशन लेफ़्ट पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा।
और उसके बाद ये अल्फ़ा डिके कौन से एलिमेंट शो करते हैं, दोज एलिमेंट्स जो कि वेरी हैवी होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। हैवी एंड अनस्टेबल जो हमारे पास न्यूक्लाइड होते हैं, जैसे कि लाइक हमारे पास यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया एंड रेडियम जो है एक्सेट्रा, ये हमारे पास हैवी एलिमेंट्स हैं और ये क्या शो करते हैं, अल्फ़ा डिके। अब हम बात करेंगे बीटा डिके के बारे में। अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि बीटा रेज क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि इनकी नेचर क्या होती है। अब बीटा रेज जो होते हैं बेसिकली जब इन्हें रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने देखा था कि ये जो बीटा रेज होते हैं ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ई और यहाँ पे उसका 1 और उसका जो मैस होता है वो निग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। अब बीटा रेज जो हैं, अब जब हम इनकी आयोनाइजेशन पावर की बात करें तो तो जब हम इसकी आयोनाइजेशन पावर की बात करेंगे बीटा रेज की, तो क्योंकि इनका जो मैस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अगर इनका मैस जो है वो नेग्लिजिबल है तो इनकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो आयोनाइजेशन पावर होगी वो मॉडरेट होगी। अब जब हम इनकी पेनिट्रेशन पावर की बात करते हैं तो क्योंकि इनका जो मैस होता है वो नेग्लिजिबल होता है और इनके ऊपर चार्ज जो है वो -1 होता है, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो इस वजह से इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा वो ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा पार्टिकल। अब हम बात करेंगे बीटा डिके की। तो बीटा डिके के अंदर 2 केस हो सकते हैं, या तो वो बीटा नेगेटिव डिके हो सकता है या बीटा पॉजिटिव। पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन कर लें कि बीटा डिके ऐसा डिके प्रोसेस है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो उसकी डिके होता है बाय इमिशन ऑफ बीटा रेज। अब जो बीटा नेगेटिव डिके ये कब होगा, अगर एक अनस्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लाइड के अंदर एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर क्या होगा, बीटा नेगेटिव डिके। वो कैसे होगा कि वो जो न्यूट्रॉन है उसका डिके होता है किसके अंदर, इनटू प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है और साथ ही में इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है, इस वजह से इसे बीटा नेगेटिव डिके कहा जाता है। तो अब हम देख रहे थे कि अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर बीटा नेगेटिव डिके होगा। अब इसके अंदर एक बात नोटिस करें कि जो एटॉमिक मैस है वो तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे एटॉमिक मैस क्या है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो न्यूट्रॉन का 0 था, लेकिन अब प्रोटॉन का क्या है 1। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, बीटा। इसे आप बीटा रेज भी कह सकते हैं, बीटा नेगेटिव। अब इसमें एक तो ये बात होगी, दूसरी ये क्योंकि अब इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 है तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक ये पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 प्लेस राइट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह अब बीटा पॉजिटिव की अगर बात करें तो जो बीटा पॉजिटिव डिके तब होगा, इसे पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है तो उसके अंदर बीटा पॉजिटिव डिके जो है वो टेक प्लेस होता है। इसमें ये होता है कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन्स के अंदर, तो और साथ ही पॉजिट्रॉन की क्या होती है, इमिशन, इसे आप पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात गौर करें कि एटॉमिक मैस जो है वो दोनों का क्या है, सेम है, एटॉमिक मैस सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इस केस के अंदर बीटा पॉजिट्रॉन के अंदर वो डिक्रीज बाय 1 यूनिट हो जाता है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1 यूनिट, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होने की वजह से ये 1 प्लेस लेफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 1 प्लेस लेफ्ट। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 1, तो इसलिए ये 1 प्लेस लेफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बीटा रेज एंड बीटा डिके। अब हम बात करेंगे गैमा के बारे में कि गैमा डिके जो है वो कैसे अकर होता है।
अब जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं, इनकी इमिशन कैसे होती है, इस पर आप गौर करें कि जब हमारे पास एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जब वो डिके प्रोसेस में जाता है और अल्फ़ा या बीटा रेज इमिट करता है, तो सम टाइम अब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वो क्या इमिट करता है, डिके प्रोसेस में जाता है और साथ में क्या इमिट कर रहा है, अल्फ़ा या बीटा। अब जो डॉटर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, अब वो सम टाइम किस में रह जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर रह जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट की क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो दोबारा से वो जो लो एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, तो वो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस इमिट करता है, और ये जो रेडिएशंस इमिट करता है इन्हें कहा जाता है गैमा रेज। और ये जो गैमा रेज होती हैं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहा जाता है या हाई एनर्जी फोटॉन्स का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इन्हें हाई एनर्जी फोटॉन्स का नाम भी दिया जाता है। और इनकी क्योंकि एनर्जी हाई होती है, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट इनकी वेवलेंथ होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो गैमा रेज होती हैं, ये चार्ज लेस होती हैं और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से कि इनका कोई चार्ज भी नहीं होता, कोई मैस भी नहीं होता। अब क्योंकि ये चार्ज लेस होती हैं, ना ही इनका चार्ज होता है ना मैस, तो इस वजह से जो गैमा रेज होती हैं, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। अल्फ़ा से भी ज़्यादा होती है, बीटा से भी ज़्यादा क्या होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है। लेकिन इनकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, और इनकी लेस आयोनाइजेशन पावर होती है। तो गाइस, ये चंद एक पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही समझने वाले थे, और ये बेसिक्स थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। अगर ये आपके क्लियर हैं तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।